इकोनॉमिक्स यूपी बोर्ड में डियर स्टूडेंट, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम है तो उसकी प्रिपरेशन भी बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए आज मैं लेकर आया हूं आपके बोर्ड के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 10 नंबर में पूछे जाते हैं, और इनका वर्ड लिमिट जो होता है वो लगभग 300 शब्दों का होता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको 300 शब्दों में दे। अगर आप हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि इनका आंसर आपको 1 से 2 पेज के बीच में लिखने होते हैं। और इतना ज्यादा लिखेंगे कैसे, क्योंकि निबंधात्मक होता है, लॉन्ग में होता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके हर एक क्वेश्चन में जहां तक पॉसिबल हो, सबसे पहले तो आपको यहां पर चार्ट बनाना चाहिए, फिर आप जहां तक पॉसिबल हो चित्र बनाइए, और जहां तक पॉसिबल हो हेडिंग एंड सबहेडिंग बना के लिखिए। तो 10 ऐसे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे भी गए हुए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से पढ़ते हैं हम। टॉप 10 यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पार्ट 2 इसलिए लिखा हुआ कि इससे पहले ही मैं एक टॉप 10 लेकर आया हूं। तो आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब वो टॉप 10 कहां से मिलेगा, आपको मिलेगा इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यूपी बोर्ड प्रैक्टिस लिखा हुआ करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पर आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड तमाम सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा। चलिए हम शुरुआत करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र लिखा भी नहीं होता तब भी आप चित्र बनाते हैं, क्योंकि चित्र बनाने से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है और लिखना कम पड़ता है, वर्ड लिमिट वर्ड उस चित्र से ही पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर 3 चीजें पूछा गया है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, जहां तक पॉसिबल है फार्मूला बताइए, अर्थ बताइए और उसका डायग्राम जरूर बताइए। तो सबसे पहले कुल उत्पादन की बात करते हैं। कुल उत्पादन किसी एक निश्चित समय अवधि में उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। और कुल उत्पादन की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, औसत उत्पादन को उत्पादन की साधनों से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता है, या फिर अगर सीमांत उत्पादन दिया हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कुल उत्पादन ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम वस्तु की साधनों की इकाइयों का प्रयोग करते चले जाते हैं, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां पर हमारे कुल उत्पादन में कमी होने लगती है। ये तब होता है जहां सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, सीमांत उत्पादन क्या है, किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो भी अंतर होता है, मान लो पहले एक साधन का प्रयोग कर रहे थे, अब एक ज्यादा 2 भी प्रयोग कर लिया, इससे कुल उत्पादन में जो भी परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सीमांत उत्पादन के कैलकुलेशन के लिए इस वाले फार्मूले का प्रयोग कीजिए। तो अर्थ फार्मूला साथ साथ चलते रहना चाहिए और लिखते होना चाहिए। औसत उत्पादन, परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। प्रति इकाई, जब भी हम प्रति इकाई की बात करते हैं इसका मतलब कुल बटे संख्या, कि कुल को संख्या से भाग कर देंगे, जो एवरेज जो भी नंबर आता है उसे हम औसत उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों से भाग देने पर जो राशि शेष बचती है उस राशि को हम जो है औसत उत्पादन कहते हैं। और ये रहा औसत उत्पादन का फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही उल्टे यू आकृति का होता है। यहाँ पर सीमांत उत्पादन हमारा धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है माइनस में जा सकता है, लेकिन औसत उत्पादन कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। तो डायग्राम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत के चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर में उत्पादन या लागत दोनों में से एक इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान में रखना, जहां पर आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सबके आंसर। यहां पर है कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। कुल लागत क्या है, टोटल कॉस्ट, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जितनी कुल व्यय करनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, कुल लागत कहते हैं। बेसिकली कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होता है, जो कि इस फार्मूले से रिप्रेजेंट होता है। और इसी चीज को अगर हम डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करें, ध्यान रखिएगा कि TFC जो कि कुल स्थिर लागत को बताता है, जो कि उत्पादन की हर एक इकाई में समान होता है, उत्पादन के बढ़ने और घटने में कोई असर नहीं पड़ता है। कुल परिवर्तनशील लागत 0 से उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता हुआ चला जाता है, दोनों का योग कुल लागत होता है। ये डायग्राम जरूरी है। दूसरा पॉइंट है औसत लागत,
किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत के नाम से जानते हैं, मतलब कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देकर प्राप्त राशि को हम औसत लागत के नाम से जानते हैं। तो ये है औसत लागत का फॉर्मूला। और औसत लागत उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है, लेकिन एक समय ऐसा होता है ये फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा परिवर्तनशील उत्पादन फलन का नियम लागू होता है। तीसरा पॉइंट है सीमांत लागत। सीमांत लागत वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जो भी परिवर्तन होता है या कुल परिवर्तनशील लागत में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। ध्यान में ये रखना है कि सीमांत लागत हमेशा परिवर्तनशील लागत से ही होता है, क्योंकि एक इकाई का परिवर्तन करने का मतलब होता है कि परिवर्तनशील लागत से प्रभावित होता है। ऐसे में इसका फार्मूला एक ये भी हो सकता है। दूसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं कि MC इक्वल टू TVCN माइनस TVCN-1, और ये भी औसत लागत की तरह पहले नीचे आएगा फिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सीमांत लागत एक अकेला ऐसा वक्र है जो सीमांत उत्पादन, सीमांत उपभोग और सीमांत आगम की तुलना में ये उल्टा होता है, क्योंकि ये तीनों नेगेटिव होता है, लेकिन सीमांत लागत कभी नेगेटिव नहीं होता, जबकि ये बढ़ता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने फर्म लिखा, एग्जाम में जरूरी नहीं कि फर्म लिखा हुआ है, यहां पर आ सकता है विक्रेता के संतुलन की बात या फिर उत्पादक के संतुलन की व्याख्या कीजिए आ सकता है। तो ऐसे में एक फर्म उत्पादक उस समय संतुलन में होता है जब उसको अपने वर्तमान उत्पादन की मात्रा से वो संतुष्ट हो जाता है, मतलब एक ऐसी स्थिति कि जहां पर एक उत्पादक यानी कि एक विक्रेता या एक फर्म को सर्वाधिक अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि उत्पादक का एकमात्र उद्देश्य होता है कि उसको अधिक से अधिक लाभ चाहिए। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर उसका आय अधिकतम हो जाता है, आय अधिकतम का मतलब होता है यहां पर कि लाभ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लाभ तब ज्यादा होगा उसका जब उसके आगम ज्यादा होंगे, जबकि उसकी लागत कम होंगे। तो आगम माइनस लागत इक्वल टू क्या होता है, लाभ होता है। तो जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, मैकडॉनल्ड ने एक्सप्लेन किया था कि अल्पकाल में एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब वो उस मात्रा का उत्पादन करती है जब उसको अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानियां हो। अब एक फर्म के संतुलन को अगर पूर्ण प्रतियोगिता में दिखाना तो सबसे आसान है कि हम सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि का प्रयोग करें। सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति का प्रयोग करते हुए एक ऐसा बिंदु जहां पर सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो तथा सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ चला जाना चाहिए। देखिए यहां पर बिंदु M है, बिंदु E है, दोनों पे ही सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर है, किंतु बिंदु E पर सीमांत लागत बढ़ता हुआ हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट के बाद उत्पादक उत्पादन करना बंद कर देगा। तो इसी को ही उत्पादक के संतुलन के नाम से जानते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन आपके हाथों में, एक्सप्लेनेशन जरूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हर एक पॉइंट का जितना एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड में ज़्यादा लिखने के नंबर मिलते हैं और ज़्यादा इकोनॉमिक्स से लिखा नहीं जाता है, इसलिए आप डायग्राम बनाइए, उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए, अर्थ लिखिए, विशेषताएं लिखिए और शर्तें लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। देखिए आपका पेज बढ़ता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट है पैमाने के प्रतिफल से क्या आशा है। पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं बताइए। देखिए सबसे पहले तो पैमाने का प्रतिफल क्या है वो समझिए, लिखा हुआ है लेकिन आप मेरे शब्दों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पैमाने का प्रतिफल एक दीर्घकालिक अवधारणा है जो कि उत्पादन के दीर्घकालीन उत्पादन फलन से जुड़ा हुआ है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन यह कहता है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अगर उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन होता है। तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से उत्पादन के पैमाने में जो परिवर्तन होता है उसको पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल के नियम की 3 अवस्थाएं हैं, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का अवस्था, जिसको पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। नंबर 2 पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम, और नंबर 3 पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। तो इन तीनों ही नियम को आपको 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन जरूर करना है और उससे रिलेटेड ये डायग्राम जरूर बनाने हैं। सबसे पहला नियम क्या बोलता है समझना भी जरूरी है
पैमाने के प्रतिफल, क्योंकि अब मैंने बताया कि उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होती है। तो एक तरफ हुआ साधनों में परिवर्तन और एक तरफ हुआ पैमाने में परिवर्तन। तो सबसे पहली अवस्था यह बताता है कि उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उत्पादन के पैमाने में उससे ज्यादा वृद्धि होता है। अगर साधनों को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उत्पादन में उससे ज्यादा 15%, जो भी उससे ज्यादा वृद्धि होगा। तो इस स्थिति के बढ़ते प्रतिफल की मतलब साधन की तुलना में हमारा प्रतिफल ज्यादा बढ़ गया। पैमाने के स्थिर प्रतिफल की दशा है कि जब उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं उत्पादन की मात्रा में भी उसी अनुपात में ही वृद्धि होता है। इस स्थिति में एक समान अनुपात प्राप्त होता है जिसको स्थिर प्रतिफल का नियम कहते हैं। जबकि तीसरी अवस्था बताता है कि उत्पादन के साधनों को जितना बढ़ाया उसकी तुलना में उत्पादन के पैमाने में कम परिवर्तन होता है। तो ये तीन अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाओं को जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे जो चीज मैंने बताया उसी को उदाहरण दे दो, यहाँ पर एक इक्वेशन बना दो, डायग्राम बना दो, आपका 10 मार्क्स कहीं नहीं गए, कोई नहीं काट सकता। क्वेश्चन नंबर 5, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ठीक है, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकते हैं, बट 10 नंबर में क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर में आ सकते हैं, बट 10 नंबर में भी आ जाते हैं। तो 6 नंबर और 10 नंबर के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भुगतान संतुलन क्या है समझिए। किसी देश और उस देश के द्वारा विश्व के बाकी देशों के साथ आयात निर्यात किया जाता है, विनिमय किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, और ये सभी क्रियाएं इस प्रकार से होती है जिससे रिलेटेड लेखा जोखा रखना अनिवार्य होता है। तो कहने का मतलब होता है कि एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ किए गए सभी प्रकार के आर्थिक लेन देनों का जो वित्तीय विवरण होता है उस वित्तीय विवरणों को हम भुगतान संतुलन कहते हैं, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ किया जाने वाला, जिसके अंतर्गत दृश्य मदें शामिल होती हैं, अदृश्य मदें शामिल होती हैं, सभी प्रकार की सेवाएं शामिल हो गई, सभी प्रकार की सरकारी गैर सरकारी सौदे शामिल होते हैं, सभी प्रकार के जो है एक पक्षीय अंतरण शामिल होता है। सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जो एक देश का दुनिया के बाकी देशों के साथ होता है। ऐसे में अगर हम इतना एक्सप्लेन करते हैं तो अब पूछा गया है इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो जब भुगतान संतुलन की विशेषताओं के बारे में बताएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट कुछ विशेषताओं को मैंने लिखा है। देखिए, नंबर 1 बीओपी, भुगतान संतुलन का शॉर्ट नेम है। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सभी लेन देन शामिल होते हैं। नंबर 2, इससे पता चलता है कि किसी देश में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। बीओपी से पता चलता है देश के पास आयातों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन है या नहीं है। बीओपी से ही पता चलता है देश के पास विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक उत्पादन है या नहीं है। बीओपी से ही पता चलता है देश की मुद्रा की मांग और आपूर्ति किस प्रकार से है, हम मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा कर रहे हैं, मुद्रा की मांग कम कर रहे हैं। बीओपी से ही पता चलता है कि देश में मुद्रा अन्य देशों के मुकाबले स्वीकार्य है या नहीं है। और बीओपी से चल रहा है कि वैश्विक स्तर में देश की मौद्रिक विकास किस प्रकार से चल रहा है। तो बीओपी वास्तव में उस देश का सर्वांगीण एक प्रतिपेक्ष रखता है दुनिया के सामने कि हमारे देश की स्थिति कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, ये भी इसी चैप्टर का ही एक पार्ट है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में और 10 नंबर में पूछा जाता है। ये 4 नंबर गलती से लिख गया है, 6 या 10 नंबर में आपको अंतर बताना है। बेसिकली जब भी आपसे कोई भी अंतर पूछा जाए इस कॉलम वाइज लिखिए, जहां पर अंतरों का आधार और जिनके बीच में अंतर करना उन दोनों का हेडिंग होना चाहिए इस तरह से। अब दोनों के बारे में लिखिए। 10 नंबर का है तो 7-8 पॉइंट तो आपको लिखना ही है। तो पहला पॉइंट है भुगतान संतुलन का अर्थ और व्यापार संतुलन का अर्थ। भुगतान संतुलन एक निर्दिष्ट समय अवधि जैसे एक तिमाही, एक वर्ष, एक देश की बाहरी दुनिया की संस्थाओं के सभी प्रकार के लेन देनों का विवरण है, जबकि इसके अंतर्गत केवल और केवल दृश्य वस्तुओं का आयात और निर्यात का अंतर होता है। भुगतान संतुलन में दृश्यमान, अदृश्य, एक तरफा हर प्रकार की चीजों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल दृश्य वस्तु को शामिल किया जाता है, मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, बस उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन की अभिलेख
पूंजीगत प्रकृति के कारण इसके लेन देन भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं और इसके अंतर्गत केवल वस्तु को शामिल किया जाता है। ये सभी प्रकार के पूंजीगत वस्तु को नहीं लेते हैं। इसके अंतर्गत सभी पूंजीगत प्रकृति के लेन देन शामिल होते हैं और इसके अंदर पूंजीगत प्रकृति के लेन देन शामिल नहीं होते हैं। भुगतान संतुलन एक व्यापक अवधारणा है, जबकि एक संतुलन और संकीर्ण अवधारणा है। ये भुगतान संतुलन का ही एक भाग होता है। आप इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के साख पर नियंत्रण किस प्रकार से करता है? केंद्रीय बैंक के साख और केंद्रीय बैंक के कार्य बेटा पढ़ के जरूर जाना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बैंक के साख के नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक के दो प्रमुख विधियां हैं, एक है परिमाणात्मक और एक है चयनात्मक। जब परिमाणात्मक साख निधियों की बात करते हैं, इसमें प्रयोग किया जाता है बैंक दर, खुली बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात। और इन सबको आपको दो लाइन में, जैसा कि मैंने यहाँ पर दे रखा, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि किस तरह से लिखना है। देखिए बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन आपको दिखने से लगेगा कि ज्यादा लिखा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह को कि हेडिंग सब हेडिंग आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सांविधिक तरलता अनुपात, सबका अर्थ लिखिए और बताना ये किस प्रकार से वास्तव में प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरी विधि है चयनात्मक साख नियंत्रण रीति। सीमांत आवश्यकताओं का मार्जिन में परिवर्तन, साख की रासायनिक और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये आता है चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत, जो कि केंद्रीय बैंक प्रयोग करती है साख के नियंत्रण करने के लिए। कैसे होता है, क्यों होता है, पूरा क्लियर करके लिखा हुआ है। इसको आप देखिएगा, समझिएगा। नहीं आता है तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, कंजूसी नहीं करने का पूछने में। क्वेश्चन नंबर 8, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? समग्र मांग के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है प्रीवियस कुछ सालों में। तो समग्र मांग, सामूहिक मांग या कुल मांग, ध्यान में रखें एक ही चीज है। इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट में बोलता है एडी। एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के संपूर्ण मांग को ही सामूहिक मांग कहते हैं। मतलब एक अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी नागरिक जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, उन पर जो व्यय करते हैं, तो सभी लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति पर किया जाने वाला व्यय ही सामूहिक मांग होता है, यानी कुल व्यय ही सामूहिक मांग है। तो जब हम बात करेंगे सामूहिक मांग की, ये आय के आधार पर किया जाता है। मतलब जैसे जैसे आय बढ़ती चली जाती है, सामूहिक मांग में वृद्धि होती है। सामूहिक मांग के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक उपभोग व्यय और विनियोग व्यय। लोग अपनी जरूरत पर खर्च करते हैं या फिर लोग उत्पादन के लिए खर्च करेंगे। शॉर्टकट में लिखते हैं AD = C+I। अब ये अर्थ हो गया, ये इसका इक्वेशन हो गया और ये इसका टेबल हो गया। इस टेबल को जरूर बनाइएगा। टेबल बनाने के बाद इसको रिप्रेजेंट कीजिए डायग्राम में, जहां पर सबसे पहले विनियोग को रिप्रेजेंट किया जाता है। और अर्थव्यवस्था में विनियोग यानी कि निवेश अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो इस तरह से होता है। उसी से बना हुआ है, आगे बढ़ाते चलता है उपभोग, आय में वृद्धि। इसके यहां पर हम शो करेंगे आय, ठीक है, सॉरी, यहां पर हम शो करते हैं आय और यहां हम शो करेंगे किसको? निवेश हो गया, उपभोग हो गया और एग्रीगेट डिमांड हो गया। अब इन दोनों का योग, सी और आई का योग होता है AD एग्रीगेट डिमांड = C+I। इस डायग्राम को जरूर बनाना है। इसमें दूसरा पॉइंट पूछा गया समग्र मांग के घटक। अगर समग्र मांग के घटकों की बात करते हैं, इसको दो प्रमुख घटकों में बांटा जाए, दो प्रकार से, एक बंद अर्थव्यवस्था में और एक खुली अर्थव्यवस्था में। जब हम बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर किसी प्रकार के विदेशी विनिमय नहीं किया जाता है, विदेशी व्यापार नहीं किया जाता है, ऐसे में इस अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख घटक होते हैं C+I। C का मतलब होता है उपभोग और I का मतलब होता है विनियोग। उपभोग मतलब घरेलू क्षेत्र के द्वारा और विनियोग का मतलब होता है घरेलू क्षेत्र और विनियोग का मतलब होता है उत्पादक क्षेत्र। यानी कि दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के आर्थिक व्यय किए जाते हैं। जबकि अगर हम खुली अर्थव्यवस्था में किया जाए, नॉर्मली आपसे खाली अवयव पूछा गया, कोई कुछ नहीं पूछा गया, तो खुली अर्थव्यवस्था का बताइए कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल व्यय के 4 घटक होते हैं, दैट इज C+I+G+X में। इसमें सरकार और विदेश शुद्ध निर्यात को भी शामिल किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन कीजिए, आपके 10 नंबर पक्के कोई नहीं काट सकता यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति की वैकल्पिक मापों को परिभाषित कीजिए। मुद्रा की पूर्ति,
मुद्रापूर्ति का मतलब ये होता है कि एक निश्चित समय बिंदु में किसी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा की पूर्ति हुई है, मतलब कितनी मुद्रा प्रचलित में, कितनी मुद्रा चलन में है, लोगों के पास कितना पैसा है, अर्थव्यवस्था में कितना पैसा। और अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति की बात करेंगे, इसमें नोट और सिक्के दोनों ही शामिल किए जाते हैं कि कितने नोट है और कितने सिक्के हैं। ऐसे में जब भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं मुद्रा पूर्ति को माप, क्योंकि हम ऐसे अंदाजा नहीं ले सकते कितना पैसा है, तो लेकिन आरबीआई ने क्या किया, एक एस्टीमेट बनाया। 1977 में उन्होंने 4 भाग बताए कि मुद्रा पूर्ति को हम 4 भागों में कैलकुलेट कर सकते हैं, M1, M2, M3 और M4। अब इन चारों को एक्सप्लेन करना है आपको, क्योंकि आपको कहा गया वैकल्पिक मापों के बारे में बताना है। सबसे पहले होता है M1। M1 के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, दैट इज C, DD और OD। जब हम C की बात करते हैं, C का मतलब होता है कि लोगों के पास, लोगों के जेब में कितने सिक्के और कितने नोट रखे हैं। जब हम DD की बात करते हैं, मतलब डिमांड डिपॉजिट, लोगों का व्यापारिक बैंकों के पास कितना पैसा जमा है, बचत जमा इसको बोलते हैं, मांग जमा है। और OD का मतलब होता है अन्य जमा है, इसका मतलब होता है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना पैसा नगद रूप में जमा है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के व्यापारिक, विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं का होता है। M2 के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं, कहने के लिए 2 है लेकिन एक्चुअली में M1 के तीनों आती हैं, C प्लस DD प्लस OD, और इसमें आता है नेक्स्ट SD। मतलब SD का मतलब सेविंग डिपॉजिट। लोग केवल व्यापारिक बैंकों पे ही पैसा जमा करके नहीं रखते, अपने जमा को लोग जो है डाकघर में भी जमा करके रखते हैं। तो जब M2 की बात करते हैं, इसमें M1 के सभी घटक के साथ साथ डाकघर में जनता का जो पैसा जमा होता है उसको भी शामिल करते हैं। तीसरा होता है M1 प्लस FD। लोग केवल बचत जमा ही नहीं करते, लोग फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं। FD को समय जमा भी कहते हैं, फिक्स सावधि जमा, ठीक है। और M1 सबसे बड़ी मुद्रा है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की मुद्राओं को शामिल किया जाता है। M3 के सभी और सदा डाकघर में रखी हुई है सभी प्रकार की जमा, डाकघर में जो भी पैसा जमा करते हैं सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो ये हो गई 4 प्रकार की मुद्रा पूर्ति। और आज की क्लास का जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवर्ती अनुपात नियम की रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। परिवर्ती अनुपात का नियम एक अल्पकालिक उत्पादन फलन का नियम है। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन हम क्या करते हैं, परिवर्तनशील कर सकते हैं। मान लो उत्पादन के 4 प्रमुख साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। तो भूमि, पूंजी, उद्यमी को तो हम अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकते। खाली परिवर्तनशील कौन होता है, श्रम। तो श्रम को बदला जा सकता है, बाकी तीनों को नहीं बदल सकता है। इसी को बोलते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम, क्योंकि बाकी को स्थिर रख के कुछ को परिवर्तन करेंगे तो ऐसा परिवर्तन लंबे समय तक नहीं चलता। इसके 3 स्थितियां आ जाती हैं। 3 स्थितियों में सबसे पहली स्थिति है साधन के बढ़ते प्रतिफल या उत्पत्ति वृद्धि नियम। यह स्थिति यह बताता है कि अगर कुछ साधनों को स्थिर रखा जाए और कुछ साधनों को बढ़ाया जाता है, इससे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। जहां पर हमारा औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही बढ़ते हुए नजर आते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही बढ़ते हुए नजर आते हैं, इसलिए इसको बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, एक समय ऐसा आता है जहां पर स्थिर प्रतिफल या समता नियम लागू हो जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में एक समान अनुपात में वृद्धि होती है। और एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही एक बराबर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति होने पर ये AP इक्वल टू MP हो जाता है और कुल उत्पादन यहाँ पर हमारा स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। और इसके बाद भी अगर उत्पादन की प्रक्रिया जारी रखते हैं और उत्पादनशील साधनों की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं तो उसके बाद हमें घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है, क्योंकि अब उत्पादन की मात्रा में घटती दर से वृद्धि हो जाती है, उत्पादन में कमी होना शुरू हो जाता है। क्यों, ये ऐसी स्थिति में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही घटते हैं। कुछ इस तरह से आ जाता है। ये हो गया हमारा सीमांत उत्पादन और ये हो गया औसत उत्पादन। और जब ये माइनस में आ जाता है उसी टाइम हमारा कुल उत्पादन जो है क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है ये वाला, और फिर गिरने लग जाता है TP। ठीक है, अब ये डायग्राम के साथ, डायग्राम के अनुसार आपको दिखाना जरूरी है। डायग्राम जितना ज्यादा बनाएंगे, ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स आने भी उतने ही ज्यादा चांस है। तो कोई भी डाउट होता है इन 10 क्वेश्चनों में, इसके अलावा आपको कुछ और पूछना है और जानकारी लेना चाहिए
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एग्जाम भी अच्छा हो। जैसे एग्जाम अच्छा है बस एक थैंक यू लिख के जरूर बोल दिएगा। बाय।